तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कहानी के स्टार्ट में दो लड़कों को एक लाश नजर आती है। के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टोनी था। टोनी एक सीधी सादी और इनोसेंट लड़की थी। के स्कूल की दूसरी तीन लड़कियां हमेशा उसे परेशान किया करती थी, अपना हर काम उसी से करवाती थी और आज भी उन्होंने उसे खाना लेने के लिए भेजा था। अब जब टोनी खाना लेकर आती है तो ये उसे तंग करने लग जाती है, तो ये उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करती, उल्टा उसे ही तंग करने लग जाती है। एक लड़की खाना निकाल कर उसके ऊपर फेंक देती है। लड़की खाने से ब्रेड निकाल कर उसे टोनी के सर के ऊपर रख देती है। वो ब्रेड पकड़ा कर उसे खड़ा कर देती है ताकि दूसरी लड़की उसके ऊपर निशाना लगा सके। तो ये टोनी को ही लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है कि उस लड़की ने ही गलत निशाना लगाया था। इसके बावजूद वो टोनी का ही मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ से उठकर टोनी एक दुकान पर जाती है जहाँ उसे एक नेकलेस पसंद आ जाता है। क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी इसलिए टोनी उसे खरीद नहीं पाती। उसका दिल न टूटे इसलिए उस नेकलेस को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अचानक दुकान पर एक और लड़की आती है, वहाँ से नेकलेस उठाकर उसे टोनी के गले में डालकर उसे चेक करने लगती है। वो टोनी को कहती है ये नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो उसे गिफ्ट के तौर पर वो नेकलेस दे देती है। इसके बाद वो टोनी का हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। टोनी को ये देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि वो लड़की टोनी के लिए काफी अनजान थी, इसलिए वो उससे उसका नाम पूछती है कि अपना नाम तो बताओ। ये सुनकर वो लड़की अपना नाम टोमी बताती है। अब टोनी हैरत से उसका नाम पूछकर कहती है कि अच्छा तुम्हारा नाम टोमी है तो मेरा नाम भी टोमी ही है और मेरा पूरा नाम कावाकामी है, इसलिए आज से मैं हूँ कावाकामी और तुम हो टोनी। अब वो लड़की टोनी का चश्मा उतार कर कहती है कि तुम इसके बगैर ज्यादा प्यारी लगती हो और कोशिश करो कि तुम ये चश्मा उतार ही दो। अब घर आकर टोनी इसके बारे में सोचने लगती है। जब वो शीशे में खुद को देखती है तो वो चश्मा उतारने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वो अपने मोम की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले उसकी मोम की डेथ हो गई थी। उसके डैड आ जाते और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। अगले दिन जब टोनी स्कूल से घर आ रही थी तो वो तीनों लड़कियां फिर से उसे मिल जाती और उसे परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने डैड से कहती है कि आज मेरी फ्रेंड कावाकामी हमारे घर पर आ रही है, इसलिए कुछ टाइम के लिए आप घर से बाहर चले जाएं। क्योंकि टोनी को लग रहा था कि अगर डैड घर पर रहे तो वो हम दोनों को परेशान करेंगे। उसके डैड मान जाते हैं। जब वो बाहर जाने के लिए शूज पहनने लगते हैं तो तभी वहाँ पर कावाकामी आ जाती है। उसे देखकर टोनी के डैड काफी हैरान होते हैं। कावाकामी भी ये देखकर हैरान होती है। उन्हें देखने से लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को पहले ही जानते हों, लेकिन उसके डैड नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। कावाकामी उसके कमरे को देखने लगती है। तभी टोनी कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं आया। कावाकामी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती नहीं नहीं तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है। उसका मूड ठीक करने के लिए वो टोनी को किस भी करती है, जैसे किसी छोटी बच्ची को करते हैं। ये देखकर टोनी को काफी हैरत हुई। टोमी उसे अपनी लिखी हुई एक कहानी दिखाती है। दरअसल टोमी काफी अकेली रहती थी, इसलिए वो सोच सोच कर कहानियां लिखा करती थी। कहानियों में वो खुद को ही लिखती थी, मतलब अपना कैरेक्टर ही इस्तेमाल करती थी। कावाकामी उसकी कहानियां पढ़ती और मजीद अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। इधर पर टोमी के डैड घर आ जाते हैं जो दोनों के लिए केक लेकर आए थे। कावाकामी उन्हें कहती है कि तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी एक बेटी भी है, इतनी जल्दी सब कर लिया। ये सुनकर टोनी के डैड को काफी हैरत हुई। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। के बाद कावाकामी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसे नाराज होते जाता देखकर टोमी को लगता है कि शायद मेरे डैड ने ही उसे कुछ बोला है। वो अपने डैड से पूछती है बेटा ये डैड आपने मेरी फ्रेंड को क्या बोला, यहाँ से क्यों नाराज होकर चले गई। कि डैड कहते हैं बेटा मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद टोनी वहाँ से नाराज होकर चले जाती है। इस दिन टोमी और कावाकामी पूरे शहर की सैर करते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे आकर लेट जाती हैं। कावाकामी टोनी से पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। टोमी कहती है मुझे तुम्हारी हर चीज ही अच्छी लगती है, तुम्हारे बाल, तुम्हारी इतनी खूबसूरत जील्द। के बाद ये दोनों खड़े होकर हाथों में हाथ डालकर फैसला करते हैं कि ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद हमें बर्फ की फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर टोनी के डैड काम किया करते थे। जब वो शाम को साइकिल पर बैठकर घर जा रहे थे तो तभी वहाँ पर कावाकामी आ जाती है। वो उसे अपने साथ पार्क में ले आती है और वहाँ पर बताती है कि मैं वही कावाकामी हूँ, 25 साल पहले मेरे ही दोस्त ने मार डाला था। मतलब ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की स्टार्ट में देखा था। और इसके साथ ही कहानी माजी में आ जाती है। हम देखते हैं कि कावाकामी जब अपने दोस्त के साथ थी, टोनी के डैड उसे चुपके से देख रहे थे। उन दोनों के इतना पास देखकर वो जेलस होने लगे कि दिल ही दिल में वो भी कावाकामी को पसंद करते थे। कावाकामी भी करती थी लेकिन वो बताती नहीं थी क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा डरती थी। इस वजह से वो हमेशा उससे दूर रहा करती थी। एक दिन कावाकामी के दोस्त को पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे गुस्सा आ गया और इसलिए उसने कावाकामी को मार डाला। उसकी लाश को ऐसे लटका दिया जैसे उसने
उसने फांसी लेकर खुद की जान ली हो और किसी को शक भी ना हो। अब शक इस बात पे पैदा होता है कि आखिर ये तो मर गई थी, इतने साल बाद ये दोबारा जिंदा कैसे हो गई। खैर इस बात का राज तो थोड़ी देर बाद खुलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कावाकामी टोनी के डैड को कहती है कि क्यों ना हम वैसे ही प्यार करें जैसे पहले किया करते थे, मतलब ये कि वो उनके साथ दोबारा ताल्लुक बनाना चाहती थी। अब वो उसके गले लग जाती है। अब टोनी के डैड की बातों से भी लगता है कि शायद वो भी उसे पसंद करते हैं और अब वो अपना कंट्रोल खोकर उसकी तरफ खींचते जा रहे हैं। उससे मिलकर जब वो घर वापस आते हैं तो घर आकर अपनी वाइफ का सारा सामान जलाने लगते हैं। ये देखकर टोनी को बहुत बुरा लगता है और अपने डैड को रोकती है कि प्लीज डैड ऐसा ना करें। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अब मुझे इस सामान की कोई जरूरत नहीं। अगले ही दिन से उसके डैड में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो जॉगिंग करने लगते हैं और वो एक्सरसाइज भी किया करते थे, जिन सब में कावाकामी उनकी मदद किया करती थी। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ कावाकामी के लिए कर रहे हैं ताकि वो जवान नजर आए। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे क्योंकि जब टोनी घर वापस आती है तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि घर में लाइट भी थी। वो अपने डैड को इसके बारे में बताकर लाइट ऑन करने का कहती है, लेकिन उसके डैड कोई बहाना लगाकर इस बात को टाल देते और लाइट ऑन नहीं करते। जब टोनी रात को अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रही थी तो उसे नीचे से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो नीचे चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि उसके डैड हाथ में चाकू पकड़े हुए बाहर खड़े हुए हैं। वो भी उनसे पूछने ही वाली थी कि डैड आप क्या कर रहे हैं, तभी कावाकामी उनके घर के नंबर के ऊपर फोन कर देती है। कावाकामी कहती है कि मैं कल रात तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी। ये सुनकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं आखिर अपने दोस्त के साथ एक रात गुजार पाऊंगी। अब सीन नेक्स्ट नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कावाकामी उनके घर आ जाती है और वो टोनी की वही किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब की एक स्टोरी में लिखा गया था कि एक लड़की को बेड के साथ बांध दिया गया था। अब कावाकामी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगी। अब वो एक टाई लेकर टोनी के दोनों हाथ बांध देती है और उसकी आंखों को भी बांध देती है। टोनी को लग रहा था शायद वो ये सब मजाक में कर रही है, इसलिए वो उसे रोकती भी नहीं है। अब वो उसे बेड के ऊपर लिटा देती है और कहती है कि जब तक मैं ना हूँ तुम यहाँ से ना हिलना और ना ही अपने हाथों को खोलना। इसके बाद वो एक चाकू को उठाती है और टोनी के डैड के पास चले जाती है और कहती है कि देखो 25 साल पहले जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं था, तो अब भी तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो चाहती है कि टोनी के डैड उसे मार दें क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत है, इसलिए उन्होंने उसे साफ साफ मना कर दिया। इस पर वो उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम कैसे आदमी हो, मर्द होकर डर रहे हो, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उसे हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। इससे टोनी के डैड कावाकामी की बातों में आ जाते हैं और वो चाकू लेकर टोनी को मारने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। अब उन्हें कावाकामी के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो चाकू के साथ उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। चाकू सीधा उसके सर पे लगता है जिससे मौके पर ही कावाकामी की मौत हो जाती है। अब उसकी लाश को टकाने लगाना था, इसलिए टोनी के डैड जल्दी से उसे अपने बर्फ की फैक्ट्री में ले आते हैं और फिर वो मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बाद में वो उसे एक नदी में फेंक आते हैं। सुबह होती है तो टोनी को ख्वाब आता है जैसे कावाकामी नहर से बाहर आ रही हो। इस बात से वो डर जाती है और जल्दी से अपने हाथ खोल लेती है। अब उसके डैड को कावाकामी हर जगह पर नजर आने लगती है, इसलिए वो तंग आकर उसका गला दबाने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि वो दरअसल अपनी बेटी का ही गला दबा रहे थे। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है, जिस पर उसके डैड उससे माफी मांगते हैं। तो हम अपने डैड से पूछते हैं कि कावाकामी कहाँ पर है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है। उसकी तो 25 साल पहले ही मौत हो चुकी है, वो वापस आई है मुझे हासिल करने के लिए। ये सब बातें बताकर वो उसे कावाकामी की 25 साल पहले की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखकर टोनी हैरान तो होती है, लेकिन वो अपने दिल को भी समझाती है कि ये सब झूठ है। टोनी के डैड बताते हैं कि वो मुझे कंट्रोल में करने आई थी, लेकिन मैंने उसे मारकर नदी में फेंक डाला है। फिलहाल कुछ टाइम के लिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही जाती है नदी के किनारे। इसके बाद वो नदी के किनारे कावाकामी को इधर उधर ढूंढने लगती है। अचानक उसे कावाकामी का कटा हुआ सर मिल जाता है। वो अभी जिंदा था और उसमें जान भी बाकी थी। वो टोनी से हेल्प मांगती है। ये देखकर टोनी को डर लगने लगता है। इसके बाद कावाकामी उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी दोस्ती याद करवाती है कि हमारी कितनी गहरी दोस्ती थी, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। इसके बाद टोनी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद वो उसके सर को अपने गले से लगा लेती है और उसे एक बैग में उठाकर एक सुनसान सी जगह पर ले आती है। उसे वहाँ पर एक कमरे में ले जाती है और उस सर को एक तकिए के ऊपर रख देती है। अब वो उसके सर को ऐसे समझती है जैसे वो एक छोटा सा बच्चा हो और वो उसे बच्चों वाला खाना ही खिलाती है, वो भी अपने हाथों से। टोनी शाम को घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड की हालत अब भी काफी खराब है। उसे कावाकामी हर जगह पर दिखाई देती है। टोनी अगले दिन मार्केट में जाती है कावाकामी के लिए बच्चों वाले कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि अब कावाकामी का जिस्म रीजनरेट हो रहा था। उसका जिस्म इंसानों वाला नहीं था बल्कि वो एक
क्रिएचर लग रही थी। अब टोनी एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी, उसे नहलाती थी, उसके कपड़े पहनाती थी। के बाद टोनी दोपहर को उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर एक औरत उसे देख लेती है। डरने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ से रोकर भाग जाती है। टोनी उसे लेकर आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे परेशान करने वाली एक लड़की देख लेती है। उसके साथ कावाकामी को भी देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और वो इसके बारे में अपने दूसरी दोस्तों को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो तीनों सोचते हैं कि काफी दिन हो गए हम लोगों ने टोनी को परेशान नहीं किया। अब जब टोमी कावाकामी के कपड़े बदल रही थी तो उसके बदलते हुए जिस्म को देखकर वो काफी डर जाती है। अब वो इतनी बदसूरत लग रही थी कि टोनी की उसकी तरफ देखकर हालत खराब होने लगती है। वो उसे लेकर छत पर आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं आइंदा के बाद तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। अब ये बात सुनकर कावाकामी अपना असली चेहरा दिखाती है। वो कहती मैं थोड़ा तुमको अपनी दोस्त मानती हूँ क्योंकि मैं सच में एक बार मर चुकी हूँ। मैं दोबारा से रीजनरेट होना चाहती थी ताकि तुम्हारे डैड को हासिल कर सकूं। टॉमी कहती है कि मैं ही गलत थी क्योंकि मैंने अपने डैड की बातों पर यकीन नहीं। सच में एक डीमन हो, कोई इंसान नहीं हो, इसलिए तुम कभी भी इंसानों जैसी नहीं हो सकती। सुनकर कावाकामी को गुस्सा आ जाता है और वो टोनी की बाजू के ऊपर काट लेती है, जिससे वो टोनी के हाथ से छूटकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। इस सारे हादसे की वजह से टोमी काफी उदास हो जाती है, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अगले दिन वो तीनों लड़कियां टोमी से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती हैं। तीनों खुद ही दरवाजा खोलती हैं और अंदर आ जाती हैं। अब टोनी के डैड उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। वो कहती है कि दरअसल हम टोमी की फ्रेंड्स हैं और उसी से मिलने के लिए आई हैं। टोमी का नाम सुनकर उसके डैड को लगता है कि शायद ये तीनों कावाकामी से मिलने के लिए आई हैं, क्योंकि उसका नाम भी तो टोमी ही था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तो उसे मारकर नहर में फेंक दिया। अब ये सुनकर लड़कियों को लगता है कि शायद ये फजूल में ही कुछ बोली जा रहे हैं। अब ये तीनों उन्हें धक्का देकर कमरे में बंद कर देती हैं और बाहर जाकर टोनी को आवाज देने लगती हैं। थोड़ी देर बाद टोमी के डैड दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों को टोनी से क्या चाहिए। अब ये तीनों लड़कियां कहती है कि हम उसे मारना चाहते हैं। ये बात सुनकर टोनी के डैड को समझ आ जाती है कि ये मेरी बेटी के बारे में ही बात कर रही हैं। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो एक रोड उठाते हैं, उन तीनों को मारने लगते हैं। इन तीनों को इतना मारते हैं कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब जब डैड बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कावाकामी नजर आती है। अब वो दोबारा रीजनरेट होकर मुकम्मल हो चुकी थी और वो अपनी बातों के जाल से टोमी के डैड को फिर से अपनी तरफ बुलाने लगती है। टोमी जल्दी से एक तीर कमान लेकर वहाँ आ जाती है और उसके गले में एक तीर मार देती है। वो तीर उसके गले से आर पार हो जाता है। इसके बाद उसके डैड नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि ये दोबारा से होश में आ सकती है। अब वो कहते हैं कि हमें इसकी लाश को एक ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना होगा जिसकी वजह से ये दोबारा रीजनरेट ना हो सके। इसके बाद वो उसकी लाश को बर्फ की फैक्ट्री में ले आते हैं और वहाँ पर वो उसकी लाश को जमा देते हैं। डैड बर्फ को चेक करने के लिए उसके पास आते हैं। जैसे वो बर्फ के ऊपर हाथ लगाते हैं तो कावाकामी होश में आ जाती है। वो अपनी आंखें खोल लेती है और डैड से हेल्प मांगने लगती है। यहाँ एक बार फिर से डैड कावाकामी की बातों में आ जाते हैं। इसके बाद वो हथौड़ा लेकर बर्फ को तोड़ने लगते हैं। पूरी बर्फ जैसे ही टूटती है वो एक बार फिर से आजाद हो जाती है। इसके बाद वो टोनी के डैड के करीब आने लगती है। टोनी अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, डैड ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, हमें इसके कंट्रोल में नहीं आना। अब उसका नाम डीमन सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो एक औजार उठाकर वहाँ से टोमी को मारने के लिए चले जाती है। उससे बचने के लिए टोमी लगातार भाग रही थी, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, हर जगह उसके पीछे जा रही थी। फिर वो उसे पकड़कर औजार से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। इसी बीच टोनी के हाथ में एक बेलचा लग जाता है जिसे कावाकामी के मुंह के ऊपर जोर से मारती है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। टोमी भागकर अपने डैड के पास जाती है और उन्हें यहाँ से निकलने का बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर कावाकामी आ जाती है और वो उसके डैड को हुक्म देती है कि अपनी बेटी को मार दो। अब क्योंकि वो कावाकामी के कंट्रोल में थी इसलिए वो अपनी बेटी को पकड़ के फ्रीजर में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो फ्रीजर को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब वो फ्रीजर को ऑन कर कावाकामी से बोलते हैं कि ये जल्दी फ्रीज होकर मर जाएगी। और ये सुनकर कावाकामी काफी खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब डैड आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आखिरकार कावाकामी को वो मिल ही गए जिसके लिए वो दोबारा जिंदा हुई थी। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन एक आदमी फैक्ट्री में आता है और वो फ्रीजर रूम को खोलता है जहाँ पर उसे टोमी मिलती है। हैरत की बात ये थी कि वो अभी तक फ्रीज नहीं हुई थी। वर्कर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वर्कर टोमी को बताता है मैंने फ्रीजर की कूलिंग को कम कर दिया था जिसकी वजह से तुम जिंदा। कुछ देर बाद टोनी को अपने घर में एक फोन आता है जिस पर कोई भी नहीं बोल रहा था। टोनी समझ जाती है कि ये मेरे डैड हैं। वो अपने डैड का शुक्रिया अदा करती है कि हालांकि मेरा डैड कावाकामी के कंट्रोल में भी थे, इसके बाद भी उन्होंने मुझे मारा नहीं बल्कि मेरी जान बचा ली। अभी तो मेरी जान बच पाई। इसके बाद टोमी रात को अपने कमरे में बैठकर अपनी कहानी को मुकम्मल कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने दराज में से किसी चीज की आवाज महसूस होती है। वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर कावाकामी का कटा हुआ कान मिलता है जो कि दोबारा से रीजनरेट हो रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।